इसको आगे हम हेलो। शुरू कर सकते हैं। तो कल कल पढ़ने के लिए कहा था, तो एक रिव्यू हो जाए, कहाँ तक पढ़े थे। जी भैया, मनोहर भैया आप वो स्क्रीन शेयर कर दें तो सबके लिए उपयोगी रहेगा। और भैया उसमें हमने पहले पैराग्राफ तक पठन किया था। मोबाइल में से ज्वाइंट हुआ हूँ तो ठीक ओके ट्राई करते हैं। ओके, और कोई कर पाएगा स्क्रीन शेयर या मैं कर देता हूँ? कॉपी। हेलो। है आपके? हेलो। हाँ भैया, नमस्ते। अभी विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ अभी दिख रही है भैया। तो चलेगा ये? लगभग भैया सभी को ये डॉक्यूमेंट भेज ही दिया है तो सभी के पास होगा ही। तो इसमें हाँ पठन करते हैं भैया तो शायद सब तक ये डॉक्यूमेंट तो है ही, उसमें से सब पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे भैया? अभी ये विजिबल है ना? हाँ अभी तो दिख रहा है भैया, लेकिन बहुत छोटे इसमें है, फुल स्क्रीन मीन्स करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ऐसा एक मिनट भैया, मैंने भी स्क्रीन शेयर किया है, आप एक मिनट करिए। ठीक है भैया। हाँ अब क्लियर। ये मैं बंद कर देता हूँ। स्क्रीन को सब लोग जो शेयर्ड स्क्रीन है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, मतलब वो जूम इन मोबाइल जूम में से आउट भी हो कर जाता सकते है। हैं। जूम इन उसको टच करने से वो जूम इन जूम आउट हो जाता है। सही है। ओके, मोबाइल में भी होगा ना ऋषभ? जी। ओके ये रखो के બંધ કરી દઉં જેટલા કે ના તમે રાખો સર, અને એને છે ને હજી થોડુંક ઝૂમ કરજો ખાલી, અને શું કહેવાય લેન્ડસ્કેપમાં આડો મોબાઈલ કરી નાખો ને તો વધારે વાંચી શકાશે. हाँ बस अब ठीक है। भैया पठन शुरू करें? कौन करता है? मैं पठन करूं? हाँ भैया हाँ। જેટલા મેં તમે કરો છો વાંચો ને? ओके हाँ હું વાંચું છું સર। ठीक। कल हमने पहला एक पैराग्राफ जो था वो पढ़ लिया है भैया, तो उससे आगे का ही पढ़ूँ ना भैया? हाँ योगेश भैया। हाँ दीदी, अब उसके आगे पढ़ते हैं। हेलो। धीरे, हाँ धीरे धीरे पढ़ा जी जाए। कोई पढ़ेंगे? हाँ दीदी। जी भैया। हाँ मैं ही पढ़ रही थी। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, इस और जी जहाँ किसी को कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन होना है तो जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कितने कुछ क्वेश्चंस बन पाते हैं और क्या हमें सुस्पष्ट हो पाता है, और एकाध पेज के बाद फिर जी भैया भी कर सकते हैं। जी भैया। इस विधि से जो लिखा है
उसे वैसा अच्छा, ही स्क्रीन समझना। सही है, क्लियर है। हमारी पूर्वग्रहों पूर्व स्मृतियों को मिलाए बिना पूर्वा जी भैया, अभी तो यहाँ मुझे तो दिख रहा है, और सबको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है। फिर से पढ़ती हूँ मैं। इस विधि से जो लिखा है उसे आपका वैसा ही वॉल्यूम बस समझना। थोड़ा बढ़ा। हमारे पूर्वग्रहों पूर्व स्मृतियों को मिलाए बिना पूर्वाभ्यासों को मिलाए बिना जी भैया, इतना ठीक है भैया? अभी ठीक आ रहा है? हेलो, हेलो, अभी ठीक है भैया? हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। इस जी भैया, इस विधि से जो लिखा है जी, ठीक है, उसे ठीक है। वैसा ही समझना। हमारे पूर्वग्रहों पूर्व स्मृतियों को मिलाए बिना पूर्वाभ्यासों को मिलाए बिना समझना। केवल बारंबार पुस्तक पढ़ना शास्त्राभ्यास नहीं है। तो जो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसके भाषा सहित अर्थ कल्पना में आना, चित्रित होना, एक अर्थ में अनेक भाषा को एकत्रित करना होता है। इस तरह भाषा के अर्थ को समझना श्रवण है। यह परिभाषा विधि से ही सार्थक होता है। परिभाषाओं को छोड़ करके हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसमें अगर हम भाषा परिवर्तित करते हैं, हम भटक जाते हैं। वो मनमानी हो गई। उससे कोई यथार्थ हाथ लगने वाला नहीं है। किसी को किसी को नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा है, भाषा परंपरा की है, परिभाषा हमारा है। परिभाषा के बिना अध्ययन होता नहीं। मन लगाकर परिभाषा के साथ जुड़ना है, परिभाषा को पचाना है। भाषा में कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में, वह परिभाषा विधि ही है। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। परिभाषा अपने स्वरूप में भाषा से इंगित अर्थ को निर्देश करने की प्रक्रिया है। अभी पुस्तक को पढ़ लिया, अपने आप को विद्वान मान लेता है आदमी। अभी आदमी अपने मन अनुसार सुनता है, अपने अनुकूलता के लिए सुनता है, बाकी को रिजेक्ट यानी कि नकार कर देता है, अथवा अमेंडमेंट करता है, बदल देना। इसीलिए परिभाषा संहिता लिख कर दे चुके हैं। इतना एक पैराग्राफ तक रखे भैया कि आगे पढ़ लूं? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को पढ़कर। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ स्पष्ट हो गया, आप व्यक्त कर सकते हैं। जी और किसी को डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी भी प्लेस कर सकते हैं। फिर आपका पढ़ने के बाद किसी और को, भाई बहन को दीजिए, फिर वे कुछ पढ़ेंगे। इस प्रकार से हर एक को एक जी पढ़ने का अवसर भी मिले, जी और जो भी छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन बनते हैं वो भी जी करते भैया। चले। तो आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा आप यदि उसको जी एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा। भैया, जी भैया। भैया यहाँ मेरा ध्यान यहाँ पे गया कि ये जो हम पुस्तक को पढ़ना कह रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, ये शास्त्राभ्यास नहीं है। तो जो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसको भाषा सहित कल्पना में आना, उसको यहाँ बाबा जी ने कहा है कि वो अर्थ मेरी कल्पना में आ जाए, चित्रित हो जाए, उसको हमने से अभ्यास कहा है। और ये जो भाषा में सॉरी अर्थ जो है वो जो कल्पना में चित्रित हो जाएगा, वो कैसे होगा? तो वो सिर्फ भाषा से नहीं होगा, उसकी जो परिभाषा होगी, तो उस परिभाषा को जब मैं समझूंगी और उस परिभाषा से अपनी जो कल्पनाशीलता है उसमें उस पे काम होगा, तब वो अर्थ जो है वो मुझ में वस्तु जो वस्तु है वो उसका अर्थ मुझे समझ में आएगा, और उसके बाद जो वस्तु का जो स्वरूप है वो मुझे क्लियर होगा। तो यहाँ पे बाबा जी ने ये भी क्लियर लिखा है कि भाषा परंपरा की ही है, लेकिन परिभाषा उन्होंने अलग से दिया है। तो इतना इसमें मुझे क्लियर हुआ है, और कोई भी ऐड कर सकता है।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ भैया आ रही है। एक इधर थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी कि भाषा में कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में, वह परिभाषा विधि ही है। इसको थोड़ा इसकी स्पष्टता चाहिए भैया। हेलो। हाँ भैया हाँ आवाज भैया, तो आ रही है आपकी। ये हाँ, जी योगेश भैया, हाँ, मनोज भाषा भैया में का ये कुछ भी प्रश्न है। पचता है मतलब, हाँ, हाँ वो भाषा में कुछ भी हाँ भी समझ, हाँ, जी भाषा भैया। में कुछ भी पच, जैसे जैसे अभी भी हम जो भाषा एक दूसरे की सुनते हैं अभी भी, तो पचता है का मतलब है कल्पना में वो चला जाता है भाषा, है ना। परंतु उसमें जो इंगित अर्थ है वहां पर जाकर के गाड़ी अटकती है। तो भाषा रूप में हम कुछ भी सुनते हैं, सुनते ही है ना। जी जी। लेकिन जो वस्तु की बात है, तो वस्तु तो परिभाषा विधि से स्थिर होता है, ये कहने का आशय है। जी भैया। कुछ समझ में आता हाँ है? ठीक है भैया। तो मतलब अर्थ ही पचता है, भाषा में जो कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में, जो परिभाषा विधि ही है। मतलब वो अर्थ है, वही भाषा में वो जो पचता है, मतलब स्पष्ट होता है या फिर पचता है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये जैसे परिभाषा विहीन भी भाषा है ना, हमारा काम तो चल ही रहा है। अच्छा हाँ। आज भी हम जो भी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी भाषा में हो, है कि नहीं, यदि किसी वस्तु की परिभाषा बोला जाए तो हम अटकते हैं, ऐसा है कि नहीं। हम्म, ठीक है। हाँ जी है। इसका मतलब, है ना, इसका मतलब हम भाषा में बहुत विस्तार हो गया, तो भाषा में तो कुछ भी पचेगा। निमित माटे थे हाँ निमित ठीक है, और वस्तु के रूप में परिभाषा विधि है। ठीक है। हाँ, वस्तु के रूप में यदि हमें टिकना है तो उसमें तो परिभाषा विधि ही है। जी अभी स्पष्ट हो गया। अभी स्पष्ट हो गया ना। हाँ, जी ये भैया। बात है। बढ़िया भैया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन पढ़ रहा है? हेलो। हाँ, रिलैक्स महसूस करें। कोई भी जिनको लगता है स्वेच्छा से पढ़ सकते। एक पैराग्राफ पढ़ना है, कुछ स्पष्ट होता है तो व्यक्त होना है, या कोई डिफिकल्टी लगता है तो चर्चा करेंगे। रिलैक्स, आराम से चलेंगे। दिनेश भैया आप कर दीजिए, दिनेश प्रजापति भैया। हाँ जी। श्रवण के बाद आता है मनन। मनन अपने में न्याय धर्म सत्य का तुलन प्रक्रिया है। स्वयं प्रामाणिक होने के लक्ष्य से तुलन करते हैं तो वो प्रतीति में जाता है, अन्यथा तुलन ही नहीं होता है। हम श्रवण तक ही रह जाते हैं, जिसमें भाषा भर दोहराना बन सकता है। इस विधि से अर्थ को स्वीकारना मनन है। पुनः मनन में क्या हुआ? श्रवण से जो भाषा सहित अर्थ हमारे कल्पना में है सूत्र रूप में, उसे स्वयं प्राप्त करने की इच्छा होता है, उसमें स्वयं प्रवृत्त होना। साक्षात्कार जिस बात का होना है उसका पहले वृत्ति में विचार एवं तुलन होता है। जो सूचना मिलती है उसमें न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में भेद स्पष्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। इन दोनों के बीच तुलन होने पर निश्चयन होता है। यही न्याय धर्म सत्य है। यह होने से न्याय धर्म सत्य का पलड़ा भारी हो जाता है। न्याय धर्म सत्य तुलन न्याय धर्म सत्य तुलन वरीयता के बाद कोई तर्क नहीं है।
तर्क का मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इस आधार पर हम कभी निश्चय में आते ही नहीं। दूसरे विधि से श्रवण या शास्त्राभ्यास से जो हम भाषा रूप में समझे हैं, उसे केंद्रीकृत करना मनन प्रक्रिया है। केंद्रीकृत होने से हम साक्षात्कार में चले गए। अभी इस प्रक्रिया में हम जाते नहीं, इसलिए समय लगता है। चित्त वृत्तियां बिखरे रहते हैं, इसलिए वो एकत्रित नहीं होता। फलतः साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं बनती जीवन में। बहुत अच्छा पढ़ा है दिनेश भैया। अब इसमें शेयर कीजिए, आपको क्या स्पष्ट होता है इससे? तो पहले जब बात हुई थी शास्त्राभ्यास का मतलब जो श्रवण है, तो शब्द सिर्फ लिखे हुए शब्दों को समझने की जो बात आई, उसमें श्रवण में जो अभी उसको समझना तर्क लगाकर, तो वो बात हुआ। श्रवण के बाद अभी जो मनन है, क्योंकि श्रवण में जो आया था वो भाषा का अर्थ हमारे यहाँ चित्रित हो जाए कल्पना कल्पना में, और वो परिभाषा विधि से होगा, तभी वो अध्ययन सार्थक हो पाएगा, हमारे में पचेगा। यहाँ श्रवण के बाद मनन की बात है, क्योंकि जब श्रवण हुआ था तो वो शब्दों का अर्थ चित्रित होना तक वो 4.5 क्रियाओं में मैं समझता हूँ कि वहां हुआ था। लेकिन अभी मनन की बात कर रहे हैं, तो वो प्रिय हित लाभ के बदले में न्याय धर्म सत्य के तुलन में जाने की प्रक्रिया है। जो शब्दों का अर्थ हमारे अंदर बचा है, उसका न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे अपने आप में। स्वयं प्रामाणिक होने के लक्ष्य से तुलन करते हैं तो वो प्रतीति में जाएगा, नहीं तो प्रतीति में भी नहीं जाएगा। तो जो भास, आभास और प्रतीति, तो शुरू में जो शब्द का अर्थ है जब समझे हैं तो थोड़ा भास होना शुरू हो जाता है, और जब मनन होगा तो आभास और आभास से प्रतीति तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, श्रवण तक ही रह जाएगा। और जिंदगी भर फिर तो हम भाषा ही दोहराते रहेंगे। तो अर्थ का स्वीकार हो जाना, जो एक तो शब्द से अर्थ हम जो चित्रित हुआ, फिर उसका स्वीकार हो जाना, और वो मनन है। तो इसके आधार पर हमारी कल्पनाएं फिर वो न्याय धर्म सत्य के आधार पर जो वो करेगी कार्य। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। और कोई पढ़ता है? फाल्गुनी जी आप पढ़िए। फाल्गुनी दीदी आज नहीं जुड़े हैं शायद हमारे साथ, वो ट्रैवल कर रहे थे इसलिए। हाँ। विशाल भैया आप पढ़ेंगे? जी। ऐसा मनन पूर्वक निश्चयन होने के आधार पर ही साक्षात्कार होता है। तुलन में यह निश्चयन हुए बिना साक्षात्कार होता ही नहीं, वह प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। साक्षात्कार तक पहुंचने में ही सारा समय लगता है। तुलन में प्राथमिकता को तय करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। रूप और गुण के बारे में तुलन प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही होता है। इसके साथ स्वभाव और धर्म भाषा रूप में ही रहता है। स्वभाव और धर्म के बारे में तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही होता है। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इसी जगह हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारा समझ भाषा रूप में है
या अर्थ रूप में हम श्रवण के बाद मनन नहीं करते तो निश्चयन होता नहीं, इसलिए साक्षात्कार होता नहीं है। इस विधि से साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। यही अभ्यास है। साक्षात्कार के लिए इसका नाम दिया चिंतनाभ्यास। बहुत बढ़िया भैया। कुछ स्पष्ट होता है क्या? जी, यहाँ पर ये ध्यान गया कि जो मनन प्रक्रिया है उसके आधार पर जो निश्चयन होता है वही साक्षात्कार है, और उसके लिए तुलन में प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की वरीयता हो, जिससे स्वभाव धर्म जो भाषा के रूप में है वो उसका अर्थ हम में स्पष्ट हो जाए, और श्रवण के बाद ये जो मनन की प्रक्रिया द्वारा ही ये अर्थ हम में स्पष्ट होता है, निश्चयन होता है। तो ऐसा मैं समझा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भैया यहाँ एक प्रश्न रखना था। हेलो। हाँ हाँ दीदी। भैया जैसे जी हम मनन की क्रिया कहते हैं, तो इसमें लिखा है श्रवण के बाद मनन नहीं करते तो निश्चय होता नहीं, इसलिए साक्षात्कार होता नहीं। तो एक तो ये पूछना था कि जो मनन की क्रिया है वो सिर्फ वो जो कंटेंट या वो जो सारी परिभाषाएं या जितना भी वाङ्मय में से हमने पढ़ा वो हमारे विचारों में चलने लगे, इतना ही मनन है, या उसके साथ साथ उसके जीने के स्वरूप के बारे में भी सोचते जाना? सिर्फ मीन्स मनन में एक्चुअली कौन कौन सी क्रिया इंक्लूड होती है? ठीक बात है, इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आगे इस पर क्लैरिटी बनेगा ही। तो मनन के लिए अध्ययनार्थी यानी विद्यार्थी को, यानी अपने स्वयं को वस्तु स्थिति सत्य ये सॉल्व करना होता है। अब वस्तु स्थिति सत्य क्या चीज है? तो पूरा प्रस्ताव को हम सुने हैं, पूरा प्रस्ताव को सुनकर हमको हमारा वस्तु स्थिति सत्य सॉल्व होना, सुस्पष्ट रहना, या यूं कहे हमारा निर्णय होना, ये एक आवश्यकता बन जाती है जो मनन क्रिया के लिए क्वालिफायर है या मनन क्रिया के लिए एक पृष्ठभूमि बनता है। तो वस्तु स्थिति सत्य क्या है? तो वस्तु स्थिति सत्य में देश, दिशा और काल आता है। भाई देश क्या चीज है? तो हमें ये सॉल्व होना होगा। देश का मतलब है जीने की जगह। आवाज पहुंच रहा है ना? जी भैया। जी भैया पहुंच रहा है। पहुंच रहा है। तो देश का मतलब है जीने की जगह। तो जीने की जगह का दार्शनिक आधार तो अस्तित्व है। अस्तित्व में अध्ययनार्थी के रूप में जीने की जगह को मैं क्या पहचानता हूं, तो वो सॉल्व होना। दूसरा है दिशा। दिशा क्या है? कहाँ जाना है ये तय होना। तो अभी हमें दिशा की सूचना पता हो गई, या तो ह्रास है या विकास है। तो विकास की दिशा मतलब क्या है ये स्पष्ट होना।
और काल, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस रूप में है, महत्वपूर्ण है कि अभी शरीर यात्रा का कौन सा काल चल रहा है, तो इस काल में क्या हो सकता है उसका भान हमें रहना। उस रूप में देश दिशा काल, इसके दार्शनिक आधार और इसके व्यवहारिक आधार दोनों मिलान करना होता है। तो दार्शनिक आधार काल तो वर्तमान है, दिशा सह अस्तित्व है और देश अस्तित्व है। इसकी सूचना हमें आ गई है। अब इस सूचना को पाकर व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थी का देश दिशा काल निश्चित होना, ये एक निर्णय प्रक्रिया बनती है। उस आधार पर हमारा निर्णय होता है कि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव से मैं समझदार होऊंगा, समझदार होंगी, जागरूक होऊंगा, जागरूक होंगी, ये एक अपने में स्थिति स्पष्ट रहता है। अब इसमें, इस पूरे प्रस्ताव में वांछित वस्तु क्या निकल के आया? तो वांछित वस्तु न्याय धर्म सत्य के बारे में सुस्पष्ट वांछित वस्तु के रूप में निकल के आना, और यह वांछित वस्तु में चित्त वृत्ति नियोजित होना, ये मनन के लिए ये आवश्यक प्रक्रियाएं हमारे में बनती हैं। इस आधार पर श्रवण और मनन, तो मनन इस तरह से, इसके पहले वाले पैराग्राफ में था कि चित्त वृत्तियां बिखरे रहना। तो यदि चित्त वृत्तियां बिखरती हैं या वे संयत नहीं रहती हैं, ऐसे में मनन नहीं हो पाता। तो उसके पहले वाले पैराग्राफ में एक इंग्लिश शब्द भी बाबा जी ने प्रयोग किया है, कॉन्सेंट्रेट नहीं तैयार होता है। इसलिए ये जो पठन का महत्व है, या पूरे प्रस्ताव को अच्छे से अपने को आत्मसात करने का जो महत्व है, इसे मिल जाता है। तो इसमें हमारे को समझने की वस्तु मिल जाने से हमारी चित्त वृत्तियां उसमें नियोजित हो जाना, ये मनन है, ऐसा देखने में आता है। जी भैया, बहुत हाँ भैया, कुछ समझ में थोड़ा आता है? ध्यान गया कि मनन के दौरान मुझे पहले तो अपनी स्थिति को ही पहले स्पष्ट करना है, तब जाके ये श्रवण के बाद जो मनन प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वो अगर मेरी स्थिति की जितनी भी क्लैरिटी होगी, उतना श्रवण के बाद मनन की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक मीन्स श्रवण के बाद मनन शुरू नहीं होगा मुझे। तो ये मीन्स करने का जो काम है, वो पहले अपनी स्थिति को मैं क्लियर करूं, वो होगा। हाँ, ये इसीलिए इन अभ्यासों पर बारीकी से अपने को आत्मसात करने की आवश्यकता। अब जैसे एक 4 मुद्दे बता रहा हूं आपको, आपने सुना भी होगा, आदमी सुनता किस लिए है ना? एक तो है, क्या बताने के लिए सुन रहे हैं, है ना? हर चीज को पॉजिटिव ही लेते हैं, भाई कोई अच्छी चीज सुनी, बताई, तो बताने का भी एक काम है, पर क्या उससे मनन होगा, ये जांचना है। तो यदि मैं बताने के लिए सुन रहा हूं तो भी अच्छा है भाई, श्रवण हो रहा है, ऐसे में मनन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताने के लिए सुना है। दूसरा है, मुझे कोई समस्या है, अब 50 तरह का समस्याओं से आदमी घिरा हुआ है, तो समस्या है तो सुनते हैं, तो पूरा चित्त वृत्ति उस समस्या में ही लगी रहती है, वो कब सॉल्व हो।
तो समस्या है इसलिए सुनते हैं, तो भी क्या मनन होगा। अब आखिरी के दो मुद्दे आते हैं। समझना है इसलिए सुनते हैं, वहां से मनन प्रक्रिया है। और जीना है इसलिए सुनते हैं, वहां ये मनन प्रक्रिया की शुद्ध स्थिति कह सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ये जो सुनने के जो क्वालिफायर है उसमें ध्यान देने की बात है कि नहीं। तो समझने के लिए सुनना, जीने के लिए सुनना, ये स्थितियां या अभ्यास अपने में बनने से मनन की ओर हमारी गतियां बन सकती है, इतना कह सकते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ा जी जाए। भैया, अभी एकदम स्पष्ट हो। जी जी भैया, एकदम स्पष्ट हो गया। बहुत अच्छा भैया। ये मेरा जो शुरू में कल मैं परिचय में बोला था, 2012 में भी मैंने दो तीन परिचय शिविर किए थे, लेकिन वो सारा सिर्फ समझने के लिए सुन नहीं रहा था, लेकिन वो सुनाने के लिए सुन रहा था। तो ज़्यादा ठीक है, अच्छा बोल तो लेते थे, लेकिन कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता। लेकिन अभी जो पिछले 2 सालों में गति हो रही है, वो समझने के लिए सुन रहे हैं, तो बहुत प्रभाव अपने पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। समझने के लिए सुनते हैं तो अपने आप जीने के लिए सुनना हो ही जाता है ना। तो अपना अब अगला लक्ष्य होगा कि जीने के लिए सुन रहा हूं, तो समझने के लिए सुनना शुरू करते हैं और जीने के लिए सुनना उसमें तृप्त हो जाता है। जीने के लिए सुनते हैं तो एक श्रवण तृप्ति भी आदमी को मिलता है। बढ़िया भैया। ज्योति दीदी, आप आगे पढ़ेंगे? हाँ, आगे भैया बढ़ा जाए। एक इधर प्रश्न था, योगेश भैया एक प्रश्न था। हाँ हाँ भैया, हेलो, रखिए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ये जो लास्ट में लिखा है, यही अभ्यास है साक्षात्कार के लिए, इसका नाम दिया चिंतनाभ्यास। तो इधर ये साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब ये साक्षात्कार के लिए जो ध्यान देते हैं उसको हमने चिंतनाभ्यास किया। तो चिंतनाभ्यास तो अनुभव मूलक जो अनुभव बोध होता है बाद में, जो चिंतनाभ्यास उसको बोलते हैं ना। तो इधर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। बहुत अच्छा ध्यान गया है आपका, बहुत अच्छा ध्यान गया है। तो ये बताइए, चिंतन अभ्यास कौन कह रहा है? जागृत व्यक्ति चिंतन अभ्यास कह रहा है कि नहीं? जी क्योंकि जी जागृत व्यक्ति इन अभ्यासों को कराने की क्षमता रखता है, इसलिए जागृत व्यक्ति परिभाषित करते हैं इस प्रकार के अभ्यास को चिंतन अभ्यास कह रहे हैं। भैया बेसिकली अध्ययन प्रक्रिया में दो लोग होते हैं मिनिमम, एक अध्ययन कराता है, दूसरा करता है। तो अध्ययन कराने वाले के पास चिंतन अभ्यास की क्षमता है, वो चिंतन अभ्यास करा सकता है क्योंकि वह चिंतन में है। और ऐसे चिंतन अभ्यास के क्षेत्र में वह अध्ययन करने वाले को प्रवेश देता है। तो अध्ययन करने वाला कौन सा अभ्यास है? उनका मनन अभ्यास है। इसलिए ये श्रेष्ठता के साथ कड़ी बनता है, इसलिए जी भैया। इसको चिंतन अभ्यास कहा गया है। अब जी स्पष्ट अभी हो गया? स्पष्ट कर। जी भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। ज्योति दीदी, आप पढ़ सकेंगे? ऋषभ बेटा जी, आप पढ़ दो। अच्छा, ओके, वो आगे ज्योति दीदी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है ज्योति। कोई बात नहीं, कोई, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और पढ़ देगा। जी विजय भैया आप पढ़ देंगे, या फिर किसी को भी जिसको लगता है कि मैं आगे पढ़ लूं वो भी पढ़ सकता है। युवराज भैया। मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक, आप मैं पढ़िए। डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू भी हो रहा था। आप मुझे बता सकते हैं कौन से पैराग्राफ से पढ़ना है? जी रास्ते तक चलकर ही हम गम्य स्थली तक पहुंचते हैं, वहां से पढ़ना है भैया। हाँ मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो। रास्ते तक चलकर ही हम गम्य स्थली तक पहुंचते हैं, इसलिए इसके अनुसार जीना भी आवश्यक है। जीने में प्रधान आता है व्यवहार का अभ्यास। व्यवहाराभ्यास का तात्पर्य है जागृत आचरण को, मानवीय आचरण को हम स्वीकारते हैं, आत्मसात करके उसे स्वयं जीते हैं। यह जागृत मानव के अनुकरण विधि से होता है। पहले तय कर लो किसका अनुकरण करोगे, जागृत प्रमाणित व्यक्ति का या किसी और का। उसी जागृत आचरण को शास्त्रों में लिखा है, मनोविज्ञान में दिया है, पूरा का पूरा। आगे रीड करना है। हाँ आगे का भी एक पैराग्राफ पढ़ लो ऋषभ भैया। जी। स्वयं के निरीक्षण पूर्वक ही व्यवहार अभ्यास पूरा होता है। हम जो व्यवहार किए हैं वो कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक सत्य है, या निश्चय होना है। व्यवहार अभ्यास का मतलब संबंधों में समाधान को पा लेना। सार्वभौम आचरण को हम स्वीकार लेते हैं, यही व्यवहार अभ्यास है। इसमें हमारी व्यक्तिवादिता विलीन हो जाती है। व्यक्तिवादिता का मतलब है हम विद्वान हो गए, बाकी सब बेवकूफ। बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों को स्वीकारते हुए मानवीय स्वभाव के अनुकरण में संबंधों में जीने का अभ्यास मतलब व्यवहार अभ्यास। दायित्व कर्तव्य के साथ ही संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं है। मानव धर्म एक, मानव जाति एक स्वीकारने से, जीवन मूलक होने से, प्रयोजन के अर्थ में होने से व्यवहार अभ्यास होता है। साथ में होता है कर्माभ्यास। कर्माभ्यास में हमारे परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं को श्रम विनिमय पूर्वक प्राप्त करना आता है। दीनता से, हीनता से सुविधा संग्रह या व्यापार के लिए कोई कर्म अभ्यास होता नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अब इसको मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन कीजिए। करूं, मुझे तो नहीं समझ में आएगा। मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें इसमें ये बता रहे हैं कि हमें अगर समझना है तो हमें व्यवहार अभ्यास करना होगा। मतलब केवल पठन और उसको तर्क से जोड़ लेने से हमको अनुभव नहीं हो सकता। हमको इसको अपनी लाइफ मतलब अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा, और उसके बाद हमको निरंतर ये निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम न्याय कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और सत्य के अर्थ में हमारा व्यवहार है कि नहीं, और हमारा व्यवहार बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों के साथ हो रहा है कि नहीं, ये भी हमको निरंतर देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ेगा कि हम
व्यक्तिवादिता में तो नहीं चले जा रहे हैं, मतलब हमको कोई ज्ञान हो गया है ऐसा सोच के हम सबको नकार दें, ये भी इससे व्यवहार अभ्यास गड़बड़ हो जाएगा। और हमको इसके साथ बने रहना पड़ेगा कि मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, और जीवन मूलक होके जीना है और प्रयोजन के अर्थ में जीना है। इस पे ही ध्यान जा रहा है, और इसके साथ साथ कर्म अभ्यास भी चलता रहेगा जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा, और ये सुविधा संग्रह नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छा। ऐड कर दीजिए अगर कुछ ऐड करना है। ठीक है, आपने आशय पहुंचा दिया, बस उसको एक बार दोहरा देता हूँ कि ये जो अभ्यास है, स्वनिरीक्षण पूर्वक व्यवहार अभ्यास पूरा होता है। तो जैसा हमारे अभी हमने पढ़ा है, और व्यवहार अभ्यास का तात्पर्य भी यह है कि जागरूक मानवों के आचरण, जो कि मनोविज्ञान में अभी हम शास्त्र अभ्यास करने की सोच रहे हैं, उसमें जो व्यवहार अभ्यास के लिए शास्त्राभ्यास है वह संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक है। 122 उसमें आचरण दिए हैं। इन आचरणों को हम कल्पना में लेते हैं, उनके अर्थों को स्वनिरीक्षण पूर्वक हम व्यवहार अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब हमारे लिए चेक पॉइंट दिया है कि व्यक्तिवादिता खत्म हो जाए या विलीन हो जाए, ये व्यवहार अभ्यास का चेक है। और साथ में कर्माभ्यास है, जो कि दीनता हीनता से मुक्त होकर, सुविधा संग्रह या व्यापार से मुक्त होकर हमारा कर्माभ्यास हो। यानी ये दो अभ्यास हमको लागू होते हैं, ये दो अभ्यास हम करते हैं, तो फिर हमारा व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास दोनों साथ साथ है, जो कि अध्ययन अभ्यास की प्रक्रिया में हमारे लिए मार्गदर्शन दिया गया है, इतना अपन कह सकते। बहुत बढ़िया भैया, आगे पढ़ते हैं। जी भैया, मैं पढ़ देता हूँ। हम अभी तक हाँ हाँ, स्वागत है मानवीयतापूर्ण भैया। जी भैया, हम अभी तक मानवीयतापूर्ण विधि से जिए नहीं हैं। यह स्वीकारे बिना अध्ययन होता ही नहीं। गलती को स्वीकारे बिना सही क्यों आएगा? पहले पढ़ने से श्रवण, पढ़ना, सोचना, उससे श्रवण होना, श्रवण के बाद मनन, मनन से हमारा आशा, विचार, इच्छा सच्चाई में, न्याय धर्म सत्य में स्थापित हो जाता है। वही केंद्रीकृत होने से साक्षात्कार नाम दिया। यही तदाकार है। साक्षात्कार होता है तो अध्ययन हुआ, नहीं तो अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए साक्षात्कार के पहले श्रवण मनन होना आवश्यक है। श्रवण मनन और निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है। यह लिखा है। दूसरे विधि से शब्द के अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना। तीसरी विधि से विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। चौथे विधि से अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में हुई स्वीकृतियां ही अध्ययन है। आगे पढ़ना है और एक पैराग्राफ। हाँ भैया। इस क्रम में मन और वृत्ति के निर्विरोधिता में अपराधहीन व्यवहार, वृत्ति और चित्त के निर्विरोधिता में अन्यायहीन विचार, और चित्त और बुद्धि के निर्विरोधिता में आसक्ति रहित इच्छा की जगह बनता है। इसके लिए क्रम से व्यवस्था का प्रभाव, सामाजिक आचरण और अध्ययन एवं संस्कार आवश्यक है, यह लिखा है। इसीलिए अध्ययन के लिए जोर दिया है। अध्ययन के साथ जीने के अभ्यास का महत्व भी
इसी से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा। तो क्या स्पष्ट हो रहा है? भैया जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बाबा जी ने अध्ययन को परिभाषित किया है 4 विधियों से, कि अध्ययन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अध्ययन यानी क्या। तो पहले जो बताया बाबा जी ने कि श्रवण मनन, और श्रवण मनन से जो साक्षात्कार तक हम जब पहुंचते हैं तभी न्याय धर्म और सत्य, ये तीनों जब स्थापित होता है तो उसी को कहा है बाबा जी ने कि अध्ययन है। अध्ययन में तीनों चीज होनी चाहिए, श्रवण मनन और साक्षात्कार, यानी कि निधि ध्यासन जो कहा है, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये तीनों जब प्रक्रिया पूरी होती है तो वो अध्ययन है। दूसरे विधि से बाबा जी ने कहा है कि शब्द के अर्थ के रूप में जो अस्तित्व में वस्तु है, वो वस्तु के साथ जब हम तदाकार होते हैं तो उसको हम अध्ययन कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो जैसे कि विश्वास है, सम्मान है, ये सारी चीजें जो वस्तु रूप में क्या है, वो वस्तु के साथ जब हम तदाकार होते हैं तब हम उसे कह सकते हैं कि अध्ययन हो रहा है। तीसरी विधि से बाबा जी ने कहा है कि विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। वो भैया मैं समझना चाहूंगा। चौथे विधि से जो परिभाषा दी है बाबा जी ने अध्ययन की, कि अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में हुई स्वीकृतियां ही अध्ययन है। तो वो जो अधिष्ठान की साक्षी में, और मतलब कि अधिष्ठान यानी जागृत मानव, नहीं, आत्मा की साक्षी में, मतलब आत्मा की साक्षी में और किसी जागृत मानव के सानिध्य में जब हम चीजों को समझते हैं तो उस चीज को, और जब वो बुद्धि में जो चीजें स्वीकार्य होती हैं उसको बाबा जी ने अध्ययन कहा है। फिर दूसरे पैराग्राफ में जो मन और वृत्ति के बीच में निर्विरोधिता यानी अपराधहीन व्यवहार, जब इन दोनों के बीच में तालमेल होता है, मन और वृत्ति के साथ जो तालमेल होता है, तब हमारा जो व्यवहार है वो अपराधहीन होना चाहिए। फिर जब वृत्ति और चित्त के बीच में जब तालमेल होता है तो हमारा जो आचरण है वो अन्यायहीन विचार होना चाहिए, विचारों में न्याय स्थापित होना चाहिए। और चित्त और बुद्धि का जब तालमेल होता है, जब उसमें निर्विरोधिता होती है, तो हमारी जो इच्छा है वो आसक्ति रहित होनी चाहिए। तो ये जगह, मतलब जब मन और वृत्ति का तालमेल होता है, वृत्ति और चित्त और बुद्धि का जब तालमेल होता है, तब ये जगह बनती है अपराधहीन व्यवहार की, और अन्यायहीन विचार और आसक्ति रहित इच्छा की। और इसके लिए क्रम से व्यवस्था का क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो व्यवस्था का प्रभाव, सामाजिक आचरण और अध्ययन एवं संस्कार आवश्यक हैं, ये लिखा है बाबा जी ने। और इसीलिए बाबा जी ने बार बार अध्ययन पर जोर दिया है कि अध्ययन के साथ जीने के अभ्यास का महत्व भी इसी से समझ सकते हैं। जी भैया। बहुत अच्छा भैया। तो अभी देखिए, अब अपने को पढ़ना है, अपन पढ़ भी चुके हैं, आधी दूरी आ चुके हैं पढ़कर। जी भैया। अब और अगर अपन आगे पढ़ रहे हैं तो ये सारे बिंदु अपने लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? यदि इतने का हमको स्मरण रहता है, ये हमारे में होना इस प्रकार से, तो फिर भैया पढ़ने की सार्थकता भी है ना? जी भैया। हम्म। अब आपका प्रश्न है कि विश्लेषित स्वीकृत होना, जो ये जो तीसरा संपूर्ण दिया विश्लेषण, था बाब। ये जो विश्लेषण है ना, सामान्यतः हम समस्या का विश्लेषण करते हैं सामान्यतः, और ये विश्लेषण है समाधान का। हर मुद्दे का विश्लेषण है, तो विश्लेषण होता है, और जो विश्लेषण हुआ वो हमारी तर्क की कसौटी पर खरा भी दिखता है। हाँ भाई, ये विश्लेषण सही है।
अब वो स्वीकार हो जाना, ये चेक है अध्ययन का। जी भैया। स्पष्ट होता है? जैसे मानव का जी भैया, विश्लेषण जैसे हुआ, मतलब बाबा जी ने जीवन और हाँ, हम्म, कहिए कहिए। जैसे बाबा जी ने ये दो शब्द दिए कि समीक्षा और दूसरा शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा, मूल्यांकन। मूल्यांकन। ठीक है। हाँ, सही का मूल्यांकन और गलत की समीक्षा। तो वो दोनों जब होता है तब हम कहेंगे भैया विश्लेषण। हाँ, ये शुरुआत है जी ना, भैया। ये तो प्रारंभ होता है। विश्लेषण का प्रारंभ ही है कि भ्रम की समीक्षा और सही चीजों का मूल्यांकन। यस, जागृति का मूल्यांकन है। ठीक जी है, भैया। तो इस विधि से हम आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 जागृति का संपूर्ण विश्लेषण हमें स्पष्ट होता है। ये स्पष्टता हमें स्वीकार हो जाना। अब ऐसे स्वीकृति के लिए ये जी क्या भैया। प्रक्रिया है? तो ऐसी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना। इस प्रक्रिया से हमें स्वीकार होता है और उस स्वीकृति स्वीकृत होता है। जो विश्लेषण हुआ प्रारंभपूर्वक, वह बुद्धि में स्वीकार हो गया। तो इस प्रकार से ये हुआ कि ये अध्ययन का चेक हुआ। ठीक है। जी भैया। भैया सहमत हो जाना स्वीकार्यता नहीं है भैया, जी भैया। है ना। सहमति से आगे स्वीकृति है। भैया निधिध्यासन शब्द को थोड़ा एलोबरेट करेंगे आप? हाँ, निधिध्यासन का मतलब है साक्षात्कार ही है ना। वस्तु स्पष्ट साक्षात्कार रहना, ही है ना वो भैया? अस्तित्व में, हाँ ठीक है। हाँ, अस्तित्व में वस्तु ढकी हुई तो नहीं है, अस्तित्व में वस्तु प्रकट है। तो ये प्रकट वस्तु हमें दिख जाए, ये निधिध्यासन हुआ। जी भैया। ठीक बात है। तो समय और तो हो गया। भैया ठीक बात है। जी भैया। तो ठीक है, आप सबके लिए इस प्रकार से चलना ठीक है? कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है भैया। नहीं भैया, ठीक है क्विक बढ़िया है। फीडबैक, बढ़िया, क्विक फीडबैक धन्यवाद। आ सकता है, फिर हम रुक सकते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा है, एकदम सही चल रहे हैं। और भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये अच्छा है तरीका। बढ़िया भैया। तो इसमें सहायता होगा यदि हम घर में एक दो बार पढ़ लेते हैं तो, और इसमें सहायता बनेगी। ठीक है, ठीक है भैया। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते धन्यवाद। सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। हम्म।